आज की कहानी की शुरुआत हुई मेरी गर्मी की छुट्टियों के दौरान। मेरे मामा जी की शादी हुए अभी 2 साल ही हुए थे। उनकी साली मेरी ही उम्र की थी, इसलिए मेरी उससे मामा जी की शादी के दौरान दोस्ती हो गई थी। छुट्टियों में उसे ननिहाल में पाकर मैं बहुत खुश था। मेरी उससे अच्छी बनती थी। लेकिन इस बार मेरे मामा जी की साली, जिसका नाम नीतू था, कुछ अन्नी सी नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की परत हर समय चढ़ी रहती थी, जिसे मैं महसूस कर पा रहा था। औरों को क्या लग रहा था मैं नहीं कह सकता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि नीतू के साथ कुछ हुआ है। सदा चुलबुली रहने वाली लड़की इस बार उदास और गुमसुम सी थी। किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। किसी के साथ बातचीत में भी उसका मन नहीं लग रहा था। इस बात को उसकी बहन यानी मेरी मामी जी भी महसूस कर रही थी। उन्हें पता था कि मेरी उससे दोस्ती है, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि नीतू का ध्यान रखा करो। ज्यादा तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे अपनी उम्र की क्षमता के अनुसार लगा कि कुछ तो हुआ है जिसके कारण नीतू परेशान है, या उसकी वर्तमान अवस्था के पीछे कुछ तो है। लड़कियों के विषय में या कच्ची उम्र के कारण अनुभव कम होने की वजह से मुझे नीतू की परेशानी का कारण तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये जरूर लग रहा था कि वो खुश रहे। इसलिए मैं उसके पीछे लगा रहता था और उसे खुश करने की भरपूर कोशिश भी करता था। इस सब में मेरी छुट्टियां खत्म हो गई। जब मैं वापस घर के लिए लौटने लगा तो मामी जी बोली कि तुम नीतू को अपने साथ ले जाओ, शायद नई जगह जाकर उसका मन लग जाए। मेरी मां भी उनकी इस बात से सहमत थी। वह भी नीतू को चाहती थी, इसलिए हम नीतू को जबरदस्ती अपने साथ ले आए। घर आने के बाद मेरे कॉलेज खुल गए थे। मैं अपने कॉलेज जाने लगा। मेरी मां पीछे से नीतू को अपने साथ व्यस्त रखने की कोशिश करती थी। उसे अपने साथ बाजार वगैरह लेकर जाती थी, लेकिन उसका अन्नापन दूर नहीं हो रहा था। एक दिन जब मेरी कॉलेज की छुट्टी थी, मां ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि तुम नीतू को अपने साथ कहीं घुमाने ले जाओ, शायद घूमकर इसका मन बहल जाए। मैं भी मां की बात से सहमत था, इसलिए मैंने तय किया कि आज मैं नीतू को शहर घुमाने ले जाता हूं। यही सोचकर मैंने नीतू को तैयार होने को कहा तो वो तैयार होने लग गई। जब वो तैयार होकर आई तो सुंदर लग रही थी। सावली होने के बावजूद उसके नैन नक्श बहुत तीखे हैं। इस समय उसके चेहरे पर उदासी नहीं झलक रही थी। आज के जैसा जमाना नहीं था। घर में स्कूटर था, लेकिन मां मुझे 2 जनों को लेकर जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। इसलिए नीतू और मैं दोनों पैदल ही बस स्टॉप के लिए निकल गए। बस स्टॉप कोई 700 से 800 मीटर दूर था। हम दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। रास्ते में मैंने नीतू से पूछा कि तुम्हें हुआ क्या है, तो उसने मेरी तरफ देखा और पूछा कि मुझे क्या हुआ है। मुझे लग रहा है कि तुम सही नहीं हो। तुम्हारे साथ चल तो रही हूं। ये नहीं, लेकिन कुछ है जो सही नहीं लग रहा है। तुम बहुत बड़े हो गए हो, बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। मैं तो ये जानता हूं कि तुम पहले जैसी नहीं हो, बदल गई हो। ऐसा कैसे लगा? बस लगा, कोई तो बात होगी। तुम्हारा चेहरा उदासी से भरा रहता है। सारे दिन खोई खोई सी रहती हो, लगता है किसी की याद में डूबी हो। तुम तो कवियों की तरह से बात कर रहे हो। मेरी बात का जवाब दो। तुम जब ये सब समझ सकते हो तो मेरी परेशानी का सबब ही जान जाओ ना। मतलब तुम कुछ बताओगी नहीं? कुछ हो तो बताओ। हम दोनों के मध्य मौन पसर गया। हम दोनों बस स्टॉप पर पहुंच गए थे। कुछ देर में बस आई तो दोनों उसमें सवार हो गए। आधा घंटे के बाद अपने गंतव्य पर पहुंच गए। बस से उतरकर मैं और नीतू बाजार में आ गए और हम दोनों बाजार में घूमने लग गए। कुछ देर में हम दोनों घूमकर थक गए और एक पार्क में आकर बैठ गए। नीतू का मन बाजार में नहीं लग रहा था। वो मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि इसे किसी शांत जगह पर लेकर जाता हूं। यही सोचकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और बाजार से निकलकर हम बस स्टॉप पर आ गए। वहां से बस पकड़कर उसमें बैठ गए। शहर के कोने में एक नेता की समाधि थी, जो बहुत बड़ी जगह में फैली थी। भरपूर हरियाली उसे छोटे मोटे जंगल का रूप दे देती थी।
बहुत शांत जगह थी। इसलिए समाधि स्थल के आते ही मैं उसे साथ लेकर बस से उतर गया। समाधि पर रविवार होने के बावजूद ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। हम दोनों अंदर आ गए और समाधि स्थल में घूमने लगे। नीतू अभी भी मौन थी, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि यहां की शांति उसे पसंद आ रही थी। कुछ देर घूमने के बाद हम दोनों एक एकांत स्थान पर बैठ गए। मैंने उससे पूछा कि जगह पसंद है, तो वो बोली कि हाँ, यहां बहुत शांति है, इसलिए अच्छा लग रहा है। तुम्हें ये जगह कैसे पता है? ऐसे ही पता है। पहले किसी और को लेकर आए थे? तुम्हें कैसे पता लगा? ऐसे ही। नहीं, पहले तो हम लड़के ही आए थे। तुम्हारे साथ पहली बार। किसी के साथ अकेले आया हूं। ये तो प्रेमियों के लिए बढ़िया जगह है। हाँ, शहर से दूर एकांत जगह है। मुझे क्यों लाए हो? ताकि तुम जो रोती सी लग रही हो, अपने दुख से बाहर आयो। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उदास हूं? यार, तुम मुझसे बड़ी हो, लेकिन मैं भी कुछ कुछ समझने लगा हूं। जब सब कुछ समझ रहे हो तो ये भी समझ जाओ कि मैं क्यों उदास हूं। कुछ कुछ समझ तो आ रहा है, लेकिन कह नहीं सकता। क्यों? बस ऐसे ही। इतनी चिंता करते हो मेरी, ये बात भी बतानी पड़ेगी? नहीं, इतनी तो समझ है मुझ में, तो समझ कर बता क्यों नहीं देती? नहीं, कुछ खास नहीं है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नाराज हो? नहीं, नाराज कैसे हो सकता हूं? इतना अधिकार नहीं है मुझे, बस चिंतित हूं। बड़ी बड़ी बातें करना कहां से सीखा? बात तो बात है, छोटी क्या बड़ी क्या। अब तुम बोर कर रहे हो। चलो कहीं और चले। हम दोनों उठ गए और फिर से घूमने लग गए। रास्ते में घनी झाड़ियां थी। उनके नजदीक से गुजरे तो वहां से सरसराहट की आवाजें कानों में पड़ी। हम दोनों उसका कारण मन ही मन में सोचकर लाल से हो गए। झाड़ियों में प्रेमी प्रेमिका आपस में बातें कर रहे थे। उसकी आवाजें ही हमारे कानों में पड़ रही थी। दोनों शर्मा कर तेजी से आगे के लिए चल दिए। आगे भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। दोनों के कदमों में तेजी आ गई और हम दोनों भी जल्दी में एक घनी झाड़ी में पहुंच गए। हमारे चारों तरफ झाड़ियों का झुरमुट फैला था। नीतू रुक गई और मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ हो गई। फिर मुझे लेकर नीचे घास पर बैठ गई। हम दोनों बिल्कुल एकांत में थे। नीतू ने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता है, ये जानकर अच्छा लगा। तुम चाहते हो कि मेरी उदासी दूर हो जाए। यही मैं भी चाहती हूं, लेकिन मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। जो बीत गया है उसे भूल क्यों नहीं जाती? क्या भूल जाओ? जो बीत गया है, तुम्हें सब पता है। कहावत है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तुम तो छुपे रुस्तम हो। तुम्हारी ही उम्र का हूं और उसी अवस्था से गुजर रहा हूं। ये तो मैं भूल ही गई थी। अब याद रखना, किसी ने धोखा दे दिया है। मुझे पता है। कैसे? तुम्हारे चेहरे पर इतने दिनों से यही लिखा हुआ है। तुम्हें पता था? हां, फिर भी मेरे को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, तुम मेरी दोस्त हो, मुझे पसंद हो, इसलिए ऐसा करना बनता है। कभी मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मुझे चाहते हो? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? नहीं, दिखाई कैसे देगा? तुम तो किसी की यादों में खोए रहती हो। तुम्हें बुरा लगा? हां, सदा हंसने वाली लड़की उदास रहे तो परेशानी तो होती है। पूरे बदमाश हो। क्या बदमाशी करी है? मेरी परेशानी का मजा लिया है। ये क्या कम बदमाशी है? तुम अपने सिवा कुछ देख ही नहीं रही हो। नीतू ने मेरे दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। मैं यही सोचकर खुश थी कि ये तो छोटा सा है, इसे क्या पता होगा। उसकी आंखें डबडबा आई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लग गए। कुछ देर में उसे रोते देखता रहा। फिर जब रुका नहीं गया तो मैंने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को हाथों से साफ कर दिया और सारे आंसू पोंछ दिए। वो चुप हो गई। उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर ऊपर किया और उसकी नजरों में नजरें डालकर कहा कि तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती हो। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और उन पर अपने होठों की छाप लगा दी। नीतू की इस हरकत से मैं अचंभित सा हो गया। मेरे पास रिएक्ट करने का मौका ही नहीं था।
कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही रहे, फिर अलग हो गए। इसके बाद उसके चेहरे पर छाई हुई उदासी छट गई थी। चेहरा खुशी से चमक गया था। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। फिर मैंने ही कहा कि देर हो रही है। वो भी समझ गई और हम दोनों उठकर खड़े हो गए। मुझे चलता ना देखकर नीतू ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली कि यहां से चलते हैं। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही उसकी नजर मेरे पर पड़ी तो वो सब समझ गई और मेरा हाथ पकड़कर झाड़ी से बाहर निकल आई। इस समय तक मैं अपने आप पर कुछ काबू पा चुका था, इसलिए उसके साथ साथ चलने लगा। अब वो मेरा हाथ पकड़कर चल रहे थी। कुछ देर तक घूमने के बाद हम दोनों समाधि स्थल से बाहर आ गए और बस स्टॉप पर आकर बैठ गए। नीतू बोली कि तुम छोटे नहीं हो, बड़े हो गए हो। मैंने कहा कि अब इस बात को दोहराना बंद कर दो। वो ये सुनकर वो हंस गई और बोली कि बुरा मांगे। मैंने कहा कि तुम और मैं हम उम्र है। वो कुछ नहीं बोली और मुझे देखती रही। तभी बस आ गई और हम दोनों बस में सवार हो गए। घर पहुंचकर मैं कपड़े बदलने लगा। तभी मां ने आकर पूछा कि कुछ खाकर आए हो या खाना बनाओ। मैंने मां को बताया कि बड़ी भूख लगी है। वो खाना बनाने किचन में चली गई। नीतू मेरे कमरे में आई और हंसकर वापस मां के पास किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो आई और मेरे सामने खाना रखकर चली गई। मैं खाना खाने लगा। कुछ देर बाद वो वापस खाना लेकर आई और मेरे साथ खाना खाने बैठ गई। हम दोनों चुपचाप खाना खाते रहे, लेकिन वो बीच बीच में मुस्कुराकर मेरी तरफ देख लेती थी। हम दोनों एक दूसरे के सानिध्य का आनंद उठा रहे थे। एक दूसरे के प्रति हम दोनों के मन में लगाव पैदा हो चुका था। ये हम दोनों को समझ आ रहा था। महसूस दोनों कर रहे थे, लेकिन पहल कोई नहीं करना चाहता था, या शर्म के कारण दोनों चुप थे। हम दोनों को आपस में अकेले में मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। मैं कॉलेज जाने के कारण दिन में घर से बाहर रहता था। शाम को ही घर आकर मैं नीतू के साथ बात कर पाता था। मेरी मां ने एक दिन मुझसे कहा कि हम नीतू को घर ले तो आए हैं, लेकिन तुम उसे कहीं घुमा नहीं रहे हो। मैंने उनसे कहा कि मैं छुट्टी लेकर नीतू को घुमाने ले जाता हूं। मेरी इस बात से मां प्रसन्न हो गई। मैंने अपने कॉलेज से छुट्टी ले ली और नीतू को अपने साथ घुमाने ले गया। उस दिन हमने एक साथ घूमने का आनंद उठाया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते थे। घूमने के दौरान हम दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती रहती थी। इस कारण से दोनों के बीच प्यार और गहरा गया था। मेरी मां भी ये सब समझ रही थी। शायद वह भी यही चाहती थी, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जान पाया है। एक दिन मैं दोपहर में घर पर सो रहा था। घर में और भाई बहन भी थे। मुझे लगा कि किसी ने मुझे स्पर्श किया है। इससे मेरी नींद टूट गई। आंखें खोली तो देखा कि नीतू थी। मुझे जगह देखकर वो हड़बड़ाकर सीधी हो गई। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बिस्तर पर बिठा लिया। वो मेरे पास बैठ गई। मैं इससे आगे बढ़ता तभी मेरे दिमाग में आया कि घर में सब लोग कहाँ हैं। मैंने नीतू से पूछा कि सब लोग कहाँ हैं। उसने बताया कि मां तो बाजार गई हुई है और भाई बहन भी बाहर गए हुए हैं। मैं भी बाजार चली जाती, लेकिन क्योंकि तुम सोए हुए थे और घर में कोई नहीं था, इसलिए मैं घर पर रुक गई। ये सुनकर मैं आश्वस्त हुआ कि हम दोनों घर में अकेले हैं। इसी कारण से मैं प्रेम करने में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही पड़े रहे। फिर मुझे ध्यान आया कि कोई भी कभी भी आ सकता है, तो मैं झटके से बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और अपने को ठीक करने लगा। नीतू भी उठकर मेरे साथ खड़ी हो गई। उसने बिस्तर को देखा। वहां पर कोई दाग नहीं था। उसने चैन की सांस ली। मैं अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रहा था। नीतू ने मुझे देखकर पूछा, सही हो? हां, तुम? सही हूं। किसी को पता तो नहीं चल जाएगा? चलो चलकर चाय पीते हैं, उससे ताकत आ जाएगी। हाँ, यही सही रहेगा। मैंने दोबारा बिस्तर को देखा। वहां पर कोई दाग मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं संतुष्ट होकर नीतू के पीछे चल दिया। चाय पीने से शरीर में कुछ फुर्ती सी आई और मैं बाथरूम में चला गया। बाथरूम से बाहर आकर
मैंने नीतू से कहा कि वो भी जाकर अपने शरीर को साफ कर ले। उसे मेरी बात समझ में आ गई और वो बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो बोली कि अब सही लग रहा है। उसका चेहरा एक अलग तरह से चमक रहा था। ये चमक आज मैंने पहली बार उसके चेहरे पर देखी थी। कहानी जारी रहेगी।